Yes, friends, good evening. Good evening, everyone. चलो, can we start? Yes, बोलो. जोर से बोलो. हाँ. जय माता दी. मैं भी सुबह 8 बजे ही आता हूं यहाँ पे. ठीक है. मेरा भी क्लास 8 बजे स्टार्ट होता है इंटर का. राइट. मेरा भी 8 से 11 बजे तक रहता है. उसके बाद यहीं पे रहता हूँ. एंड देन 3 से लेकर के 6 बजे तक आई विल बी हियर. उसके बाद घर जाके आपको कल क्या पढ़ाना है वो देखना पड़ता है. मेरी प्रैक्टिसिंग फर्म है. मेरा एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म है. वो काम देखना पड़ता है. ठीक है. आपके एज में और मेरे एज में कुछ डिफरेंस है कि नहीं? है ना. हाँ, वो बात अलग है कि पैसे मिलते हैं मुझे इसलिए करता, लेकिन आपको भी फ्यूचर में पैसे अर्न करना इसलिए करना है ना आपको. राइट. तो आपकी भी एनर्जी लेवल 6 बजे तक टॉप लेवल पे होनी चाहिए. ओके. हाँ बोलो. चलो, कैन वी स्टार्ट. हमने क्या क्या डिस्कस करा था? हमने समराइज किया था ना. लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव सीन सो फार. ये देखिए, हमने शुरुआत में देखा था इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ व्हाट? द प्रोसेस ऑफ हाउ रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्स आर यूज्ड टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स. मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने कहा कि नो डाउट ये डेफिनेशन करेक्ट है, बट इट इज इनकम्प्लीट. व्हाई इनकम्प्लीट? बिकॉज these aspects, the productive capacity, population, labor have increased, new source of raw material has been found. Right. ये सारे एड्रेस हमने उस डेफिनेशन में नहीं किया, which is a subject matter of economics. At the same time हमें ये भी एस्पेक्ट देखना है कि हर साल जो ग्रोथ है वो इंक्रीज नहीं होगी. कभी कभार वो स्मूथ नहीं होगी, कभी कभार कांस्टेंट होगी, कभी कभार डिक्लाइनिंग भी होगी. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. राइट. उसके बाद हमने सम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सम पॉइंट्स देखे थे कि इकोनॉमिक्स हैज बीन derived from, the origin of the word economics is from dash word, Greek word, and the word is economia, जिसका मीनिंग है household management. right. 19th century तक इकोनॉमिक्स को डैश कहा जाता था. पॉलिटिकल इकोनॉमी. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स डैश एडम स्मिथ. इन्होंने पहली बुक लिखी थी इन द ईयर 1776. बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन. देन इन्होंने डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. मतलब इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है कि किसी भी कंट्री ने वेल्थ कैसे क्रिएट करना है एंड क्या होनी चाहिए, ये स्टडी होगा. राइट. फर्दर हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करा था. बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने देखा था बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, साउंड डिसीजन मेकिंग. द डिसीजन कैन बी स्ट्रेटेजिक, मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजन, टैक्टिकल. स्ट्रेटेजिक डिसीजन को अचीव करने के लिए जो मीडियम टर्म डिसीजंस लेंगे वो ऑपरेशनल डे टू डे डिसीजंस. राइट. फर्दर हमने देखा था डिसीजन मेकिंग के लिए अपने पास सम टूल्स, टेक्निक्स, नॉलेज होना चाहिए. ये हमें कौन प्रोवाइड करेगा? इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करेगा. मींस वी कैन से इकोनॉमिक्स जो नॉलेज दे रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाएगा कि ये नॉलेज आपको बिजनेस में कैसे इंटीग्रेट करना है. राइट. कैसे अप्लाई करना है. इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. एमसीक्यू के लिए रिलेवेंट है. राइट. फर्दर हमने पॉइंट्स देखे थे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विथ स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैथमेटिक्स या थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग. राइट. जोएल डिन ने डिफाइन किया था बिजनेस इकोनॉमिक्स एज यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस in the formulation of business policies. right. further subject matter हमने माइक्रो एंड मैक्रो में डिवाइड किया था. सम एस्पेक्ट जैसे प्रोडक्ट प्राइस, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो. मैक्रो नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ओवरऑल कंट्री का प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, वैल्यू ऑफ करेंसी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट. यहां पे भी एमसीक्यू आ सकती है. एमसीक्यू किस तरह से बनेगी? आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ से माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके. ऑप्शन ए प्रोडक्ट प्राइसिंग, ऑप्शन बी कंज्यूमर बिहेवियर, ऑप्शन सी फैक्टर प्राइसिंग, डी नेशनल इनकम. आंसर विल बी नेशनल इनकम. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा माइक्रो है, कौन सा मैक्रो वाला पार्ट है. एग्जांपल्स ये रिलेवेंट है. ओके. देन हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर स्टार्ट करा था.
बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर में फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, सेकंड पॉइंट हमने देखा था बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट। साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज देता है जहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, राइट। तो कॉज एंड इफेक्ट मतलब अगर आप पर्टिकुलर एक्टिविटी करोगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, राइट। जैसे प्राइस अगर हमने इंक्रीज किया तो क्वांटिटी डिमांड पे इंपैक्ट क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड पे क्या होगा, ये कॉज इफेक्ट रिलेशन मेजर करता है, ओके। तो देयरफॉर इट इज अ साइंस। अब ये नॉलेज आप बिजनेस में किस तरह से यूज करोगे ये आपका आर्ट होगा, राइट। भले नॉलेज सभी के पास है, हमने एग्जांपल डिस्कस करा था, मुकेश अंबानी के पास भी नॉलेज था, अनिल अंबानी के पास भी नॉलेज था, किस तरह से हमें यूज करना है वो हमें that will be a skill we can say, is it right? So this is the art, therefore business economics is art as well as science, right? Further business economics is based on microeconomics। हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, मतलब ये प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करना है, कस्टमर का बिहेवियर, ये सारे अपने इंटरनल इश्यूज है, राइट। तो इससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स पड़ेगा, therefore we can say it is based on microeconomics। बट जब आप ये डिसीजन ले रहे हो तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, रिसेशन है या नहीं है, देन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, टैक्स रेट, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। इसीलिए हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा था बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। यहां तक आई गेस हमने पढ़ा था। कैन वी प्रोसीड विद द फर्दर नेचर्स, राइट? आर यू ऑल विथ मी गाइस? चलो नेक्स्ट पॉइंट आते नोट्स पे। हमने ये इंट्रोडक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये एग्जांपल, ये सॉफ्ट ड्रिंक वाला जो हमने डिस्कस किया था यहां पे, वो एग्जांपल दिया हुआ है। देन ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव रेड। कौन से बिजनेस गलत डिसीजन की वजह से फेल हो चुके हैं? नोकिया, ब्लैकबेरी, याहू भी था, यह हमने डिस्कस नहीं किया था, बट याहू भी फेल हो चुका है। सुभिक्षा सुना है आपने? सुभिक्षा करके एक शॉपिंग मॉल आया करता था, ओके। सुभिक्षा पहला मॉल कल्चर इन्होंने स्टार्ट किया था अपने कंट्री में। मॉल कल्चर स्टार्ट करने वाली पहली कंपनी थी सुभिक्षा, ओके। आई जस्ट शो यू। Subiksha was Indian retail chain with 1600 outlets। आज के डेट में जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट के भी इतने आउटलेट्स नहीं है, लेकिन उस टाइम सुभिक्षा के 1600 आउटलेट्स है। यू कैन सिंपली रिलेट डीमार्ट जैसे आज जो डीमार्ट का बिजनेस है वही सम इयर्स बैक 1997 से लेकर के 2009 तक सुभिक्षा ने बिजनेस एंजॉय करा था। 1600 आउटलेट से, जिसमें ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, सब कुछ, मोबाइल फोन, सब कुछ मिलता था। शॉपिंग मॉल। It began operations in 1997 and was closed down in 2009 owing to financial mismanagement and severe cash crunch। तो उनका गलत डिसीजन था फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। I'll just tell you उन्होंने गलत क्या डिसीजन लिया था। उन्होंने जब कोलकाता बेस्ड कंपनी थी, आई गेस ये कोलकाता में उन्होंने स्टार्ट करा था, एंड दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। ओनर का नाम था सुब्रमण्यम, ओके। पहली बार मॉल कल्चर स्टार्ट किया था उन्होंने, तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, कोलकाता या चेन्नई जहां पे भी हो। देन उन्होंने सोचा कि हमें एक्सपांशन करना है, ओके। अब जब एक्सपांशन करना है तो बताइए, मैं ग्रेजुअली एक एक ब्रांच स्टार्ट करूं या एकदम से बहुत सारे ब्रांचेस स्टार्ट करूं? क्या करना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर? एक एक करके ग्रेजुअली स्टार्ट करना चाहिए ना। डीमार्ट ने क्या करा है? डीमार्ट ने एक एक करके एक्सपांड किया हुआ है, एंड एक्सपांशन के लिए उन्होंने फंड्स कहां से लाया था? डीमार्ट ने उन्होंने शेयर इश्यू करे थे, ओके। अब अगर आप शेयर होल्डर हो, सपोज कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं अर्न करा, तो क्या डीमार्ट ने आपको डिविडेंड पे करना मैंडेटरी है? डिविडेंड कंपनी के ऊपर मैंडेटरी है या नहीं है? नहीं है ना। कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं देती कंपनी, ओके। तो डीमार्ट के पास सपोज इनिशियल ईयर में प्रॉफिट ना हो तो वो एज अ रिटर्न ऑन या शेयर होल्डर्स डिविडेंड नहीं देंगे। वही अगर उन्होंने डीमार्ट ने बैंक से लोन लिया रहता तो क्या वो कह सकते बैंक को क्या इस साल हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे? चलेगा? नहीं। तो यहां पे डीमार्ट ने जो एक्सपांशन के लिए फंड्स रिक्वायर्ड थे, उन्होंने शेयर इशू किया था। ये जो सुब्रमण्यम थे, इन्होंने भी सुभिक्षा के लिए एक्सपांशन करने की सोची। एक एक ब्रांच एक्सपांड करना चाहिए था, लेकिन एकदम से उन्होंने ऑलमोस्ट 1600 ब्रांचेस एक्सपांड करे थे। हार्डली 3-4 पे बहुत सारे जगह ब्रांचेस एकदम से उन्होंने एक्सपांड किया।
उसके लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड थे वो फंड्स कहां से लिया उन्होंने? बैंक से लोन लिया। बताइए गलत डिसीजन था बैंक से लोन लेना? आपको नहीं लगता लोन अगर आप ले रहे हो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा तो अन्य से ज्यादा रिस्क ऐड कर रहे हो बिजनेस में, राइट? अगर आपने एक्सेसिव रिस्क कैरी किया तो सोचिए नई जगह आपने मॉल स्टार्ट किया है, ठीक है, आप कन्वेंशनली अपने यहाँ पे जो ग्रोसरी शॉप है वहां पे जाकर के गुड्स परचेज करते हो, ओके, अपनी अच्छी खासी जान पहचान है। नया मॉल आया तो क्या इमीडिएटली नए मॉल में जाएंगे या जहां से आपने परचेज किया है वहीं पे से कंटिन्यू करेंगे? जहां से आप परचेज कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। न्यू प्लेस को कस्टमर बेस एक्सपांड करने के लिए टाइम लगता है। ऐसे नहीं होगा कि जैसे आपने स्टार्ट किया सारे लोग अब जहां से परचेज कर रहे थे वो कैंसिल करके न्यू प्लेस में जाएंगे, तो इट विल रिक्वायर टाइम, 2 साल 3 साल लगेगा बिजनेस स्टेबल होने के लिए, राइट? लेकिन इनके पास इतना टाइम ही नहीं था क्योंकि बैंक से लोन लिया था, राइट? अब नया प्लेस पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, सेल नहीं हो रहा था, मतलब सेल नहीं हो रहा मतलब इन्फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन बैंक को तो ईएमआई पे करना है, राइट? अब ईएमआई पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऑलमोस्ट 3 साल तक बैंक से रुकी, उसके बाद उन्होंने एक एक एसेट टेक ओवर करके बिजनेस को शट डाउन कर, ओके। तो पहली बार मॉल कल्चर अपने यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, गलत डिसीजन की वजह से बिजनेस फेल हुआ, ओके। तो हमने जो अर्लियर एग्जांपल डिस्कस करे थे इसमें ये एग्जांपल डिस्कस नहीं किया था जो मैंने बुक में दिया था, एज एन एग्जांपल दिया है, ओके। एंड देन सक्सीडेड बिकॉज ऑफ साउंड डिसीजंस, एप्पल, सैमसंग, टेस्ला, जियो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ही ने बताए थे, राइट? बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ऑलरेडी वी हैव रिटन। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ये हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं पहले माइक्रो एंड मैक्रो, ये सारे एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी लिखा है, मैक्रो के ये सारे एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। Nature of business economics. First, business economics is science and it is art. Both we have discussed. Then, it is based on microeconomics but also incorporate elements of macro. This also we have written. Right? Can we proceed now further? Chalo. Next is theory of market and private enterprise. It uses theory of market. देखिए market hopefully आपने इससे पहले स्टडी किया रहेगा। मार्केट के टाइप्स, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, सुना है नहीं सुना है आपने? ठीक है, जिन्होंने सुना है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं सुना है आपके लिए चैप्टर नंबर 4 है जहां पे डिटेल में हम मार्केट के टाइप समझेंगे, ओके। तो फिलहाल के लिए टाइप जस्ट टाइप ऑफ द मार्केट हम समराइज करेंगे, लेकिन मार्केट के बारे में हमें डिटेल चैप्टर 4 में पढ़ना है, ओके। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज pragmatic in approach. What do you mean by pragmatic? Pragmatic का मीनिंग है प्रैक्टिकल और टू बी मोर रियलिस्टिक, ओके। सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था, राइट? अब लॉ ऑफ डिमांड जब आपने पढ़ा था शुरुआत में ही अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट ये था ceteris paribus, राइट? मतलब ये लॉ डिपेंड करता है अजम्पशंस पे, अगर अजम्पशंस करेक्ट हो देन ओनली दैट लॉ विल बी अप्लाइड, बराबर है कि नहीं? हम मान के चल रहे थे कि लोगों का इनकम कांस्टेंट रहेगा, वेदर कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगे, प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेंगे, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ये सारे थिंग्स कांस्टेंट रहे? नहीं। तो लॉ जो है वो अजम्पशन के बेसिस पे, बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो आपको एक्चुअल बिजनेस करना है, क्या ये अजम्पशन के बेसिस पे चलेगा? ये तो रियल वर्ल्ड में हमें बिजनेस करना है, रियल वर्ल्ड में डिसीजंस लेना है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रीमाइसेस हमें रेंट पे लेना है, हम ओनर से कहेंगे कि अगर 100 बच्चे आते तो ये प्रीमाइसेस लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, राइट? या 100 बच्चे जब आते तो ये प्रीमाइसेस लेंगे, अब से इस बैच में 100 नहीं है तो हम इमीडिएटली प्रीमाइसेस छोड़ देंगे, ऐसे कर सकते हैं क्या हम? नहीं ना, ये तो रियल वर्ल्ड में हमें डिसीजंस लेने हैं व्हिच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अजम्पशंस। आर यू गेटिंग? तो बिजनेस वर्ल्ड में जब डिसीजंस लेना है वी आर टेकिंग डिसीजंस इन रियलिस्टिक सिनेरियो, इट डज नॉट डिपेंड्स अप अजम्पशन। देयरफॉर business economics is realistic in approach, it is practical in approach. Have you understood this? Then interdisciplinary. Business economics depends on several other disciplines. What do you mean by this? Discipline मतलब क्या? Discipline मतलब क्या? जो हमारे पास नहीं है या नहीं है ना? 8 से लेकर के 6 बजे तक आप डेली आ रहे हो, ये क्या है? डिसिप्लिन ही है आपके पास। उसके बाद 6 बजे जैसे ही घर जाओगे 7 बजे हम स्टडी के लिए बैठते हैं, है कि नहीं? ये भी डिसिप्लिन है। बैठते हो नहीं बैठते हो? आता तर कुठं सुरू केला अजून 8 ते 7 असतं पहिला, नंतर घरी जाऊन अभ्यास करायचं बघू, की नाही? वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट डिसिप्लिन ओवर हियर, ओके। इकोनॉमिक्स में डिसिप्लिन मतलब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट्स की, ओके। तो इकोनॉमिक्स में वर्ड डिसिप्लिन मींस लिटरल अपना जो मीनिंग है डिसिप्लिन वो नहीं लेना है। यहां पे
डिसिप्लिन मीन्स सब्जेक्ट. ओके, तो इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स. जैसे मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक्स में जो इक्वेशन पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स में डिमांड फोरकास्ट करने के लिए काम आएगा. स्टैटिस्टिक्स आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है पढ़ाना है, पढ़ाता है. हम इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में ग्राफ यूज करेंगे, राइट. तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन सेवरल अदर सब्जेक्ट्स वी कैन से. हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो साइमल्टेनियसली विल राइट डाउन दिस पॉइंट्स आल्सो. कहां तक हमने लिखा था? 4th पॉइंट लिखा था ना हमने. 5th पॉइंट लिखिए. Business economics is pragmatic in approach. That is practical or realistic in approach. बस इतना पॉइंट सफिशिएंट है. Then 6th, uses theory of markets. मार्केट्स के बारे में डिटेल में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. 7th, interdisciplinary in nature. Interdisciplinary in nature means what? यहां पे लिखिए discipline dash subjects. Discipline dash subject. We can write business economics incorporates tools from other discipline slash subject such as mathematics, comma, statistics, comma, finance, comma, accounting, etc. Done? Next point. Business economics is normative in nature. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करिए. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर. written? Now just try to understand what do you mean by this. Okay, इकोनॉमिक्स में जो हम स्टेटमेंट देते हैं, देयर कैन बी टू स्टेटमेंट्स. डोंट राइट, जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड. There can be a statement which is positive in nature or positive statement, and there can be a statement which is normative in nature. Okay, जब भी हम
एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या है, व्हाट इज। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आप सुबह 8 बजे यहां पे क्लास में आते हो, तो आप क्या कर रहे हो, 8 बजे आ रहे हो, एज इट इज मैंने बताया। मैंने कहा आप 6 बजे तक यहां पे क्लास में स्टडी करते हो, राइट। आप से यहां पे मैंने ब्लेजर वेयर किया है, आपने से व्हाइट शर्ट वेयर किया है, और से अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो से अपने कंट्री का जीडीपी कम हो रहा है या जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी अपनी ग्रो कर रही है, इस साल मानसून अच्छा खासा हुआ है। इन ऑल दिस केसेस जो चीज एज इट इज है मैं वो बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव स्टेटमेंट। ओके, नॉर्मेटिव मतलब क्या होना चाहिए, वॉट ऑट टू बी। मैंने कहा कि आप 8 बजे आते हो, इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई से कि आपने 6 बजे आना चाहिए यहां पे, ठीक है। आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना, 8 बहुत लेट होता है, यू शुड बी कमिंग एट 6 o'clock। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, यू आर कमिंग टू क्लास एट 8 o'clock, राइट, दैट इज एज इट इज। कब आना चाहिए आपने, 6 बजे मान के चलिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा यहां पे, आपने क्या करना चाहिए था, राइट। सेकेंड से मैंने कहा 6 बजे तक अपना शाम को क्लास रहता है, ओके, ये क्या है मैं बता रहा हूं, लेकिन 8 बजे तक क्लास होना चाहिए रात के, ओके। अगेन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, सुबह 8 से लेकर के 8 ये होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, राइट। और सपोज अपने कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये मैं एज इट इज क्या है वो बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा लोगों में बांटना चाहिए या टैक्स रेट कम करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। इस साल मॉनसून अच्छा खासा हुआ है, ये एज इट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट। लेकिन सपोज हमने कहा कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इतनी पर्टिकुलर प्राइस देनी चाहिए, ओके, तो क्या करना चाहिए ये हम बता रहे हैं, ओके। तो व्हेनेवर वी आर राइटिंग अ स्टेटमेंट व्हाट इज, एज इट इज क्या है अगर बता रहे तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी, जब हम ये बता रहे तो इट मीन्स इट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो बताइए बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होगा, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? क्या सिर्फ क्या है वो बताएगा या बिजनेस डिसीजंस कैसे लेने हैं, क्या करना चाहिए ये बताएगा? क्या करना चाहिए बताएगा ना। सपोज प्राइस कम हो रही है ओवरऑल इकोनॉमी में, तो आपने ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए ये बताएगा। आपके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है तो आपने प्राइस बढ़ाना चाहिए ये बताएगा, राइट। सो बेस्ड ऑन द सिनारियो आपने क्या करना चाहिए ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स बताएगा। देयरफॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो व्हाट विल डू, विल साइमल्टेनियसली राइट ओवर हियर। हमने पॉइंट पहले लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव नेचर, तो यहां पे 2 पार्ट करिए, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। राइट डाउन, एक्सप्लेन व्हाट इज, एंड नॉर्मेटिव के नीचे लिखेंगे एक्सप्लेन व्हाट ought to be। रिटर्न यहां पे लिखेंगे इट इज सजेस्टिव, एक्चुअली इट इज नॉट सजेस्टिव लिखिए, स्लैश प्रिस्क्रिप्टिव। ये प्रिस्क्राइब नहीं करता कि क्या करना चाहिए। नॉर्मेटिव इट इज सजेस्टिव स्लैश प्रिस्क्रिप्टिव।
से आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हो कि क्या क्या हो रहा है, तो ये जो आप बता रहे हो डॉक्टर को, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव है? ये पॉजिटिव है, राइट। फिर डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सपोज आप डॉक्टर को जाकर के बताते हो यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, ठीक है, तो दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्या हो रहा है, अब डॉक्टर आपसे कहेगा कि मस्त देखी बारिश में जाकर के भीगो, दैट विल बी प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है, सर्दी चली जाएगी, राइट। तो डॉक्टर ने कहा कि ये मेडिसिन लो, तो आपको प्रिस्क्राइब करे कि क्या करना चाहिए, दैट विल बी प्रिस्क्रिप्टिव, ओके। तो नॉर्मेटिव हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्टिव एज इट इज बताता है, ओके। फर्दर यहां पे लिखिए हियर देयर इज नो वैल्यू जजमेंट यहां पे देयर इज वैल्यू जजमेंट, देयर इज वैल्यू जजमेंट। इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे नॉर्मेटिव में, वेलफेयर कंसिडरेशन are embedded in normative science. Welfare consideration are embedded in normative. Written. Example, Ram says, due to उठा लो बेटा, अर्जेंट फोन रहेगा, रिप्लाई कर लो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, बाद में मनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। Due to bad monsoons, all crops are damaged. एंड यहां पे बताइए राम जो कह रहा है वो क्या करना चाहिए कह रहा है या क्या है वो बता रहा है। इस साल मानसून खराब थी एंड सारे क्रॉप्स डैमेज हो चुके, क्या हुआ है वो बता रहा है, ठीक है। अब रमेश सेज एज ऑल क्रॉप्स are damaged, as all crops are damaged, comma, government has to give better irrigation facility and subsidies। जैसे एक एग्जाम्पल है। अब यहां पे रमेश जो कह रहा है वो क्या करना चाहिए वो बता रहा है या एज इट इज जो है वो बता रहा है। ही सेइंग कि गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, व्हाट गवर्नमेंट ऑट टू डू, राइट। तो आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको कन्वर्सेशन दिया जाएगा 2-3 लोगों का, ठीक है। पहले तो लिख लीजिए, हैव यू ऑल रिटन? ओके। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको 2-3 लोगों का कन्वर्सेशन दिया जाएगा। जैसे ये रमेश कह रहा है कि इस साल मानसून बहुत खराब था, फिर एक दूसरा पर्सन सुरेश कह रहा है, श्रीराम कह रहा था कि मानसून बहुत खराब था, सुरेश कह रहा है कि इस साल खराब मानसून की वजह से सारे क्रॉप्स डैमेज्ड है, ठीक है। रमेश कह रहा है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना चाहिए थी, ओके। एक और पर्सन से कोई गणेश वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देना चाहिए, ओके। तो यहां पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, 2-3 लोगों का कॉन्वर्सेशन दिया जा रहा है, आउट ऑफ अबव हु स्टेटमेंट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो पहले 2 लोगों ने जो है वो बताया था तो उनके नाम ऑप्शंस में होंगे, तो आइडेंटिफाई, ओके। और द क्वेश्चन विल बी गणेश का स्टेटमेंट पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है,
मीन्स ऑप्शन देंगे गणेश स्टेटमेंट इज, ऑप्शन ए पॉजिटिव, बी नॉर्मेटिव, सी बोथ, डी नन। तो गणेश जो कह रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना चाहिए, तो इट मीन्स इट इज नॉर्मेटिव। ओके, यू शुड बी आइडेंटिफाइड। सिंपली रिमेंबर, जब भी वर्ड आएगा शुड और ऑट, ये शुड या ऑट वर्ड आ रहा है और इस तरह से हैज टू वर्ड आ रहा है, इट मीन्स इट विल बी नॉर्मेटिव। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट प्रोबेबली ये पर्टिकुलर कंसेप्ट पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट पे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? चलो, कैन वी प्रोसीड नाउ? नेक्स्ट पार्ट जो है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। चलिए लिखिए यहां पे, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स खत्म, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स डैश you can say internal issues slash operational issues। and second macroeconomics डैश करके environmental and external issues। जब आप बिजनेस कर रहे हो देयर विल बी इंटरनल इश्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूं तो डिमांड कितनी होगी ये एनालिसिस करना, ये मेरा इंटरनल डिसीजन होगा। प्राइस कितनी कोट करनी है मेरा इंटरनल इशू होगा, राइट? ऐसे इंटरनल डिसीजन जो है दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इज इट राइट? एट द सेम टाइम जब मैं बिजनेस कर रहा हूं एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करेंगे। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी मेरे इंटरनल इश्यूज को इंपैक्ट करेगी, राइट? तो जब आप बिजनेस कर रहे हो देयर आर सम एक्सटर्नल इश्यूज भी जो हो रहे हैं एनवायरमेंट में, उसका भी इंपैक्ट आपके डिसीजन पे होगा, लेकिन आपके ये कंट्रोल के बाहर होंगे, राइट? आज से ट्रंप ने अपने इंडियन गवर्नमेंट को या इंडिया पे 25% की टैरिफ लगाई, कस्टम ड्यूटी लगाई। क्या ये अपने कंट्रोल में है? नहीं। सपोज मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं यूएसए में, क्या मेरा बिजनेस इंपैक्ट होगा बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन? डेफिनेटली मेरा एक्सपोर्ट इंपैक्ट होगा। कस्टम ड्यूटी लगाने से मेरे एक्सपोर्ट कम आएगा अभी, बराबर है कि नहीं? तो ये क्या मेरे कंट्रोल में था? नहीं, ये एनवायरमेंटल इश्यूज था, राइट? तो हमें देखने आपके बिजनेस के इंटरनल इश्यूज क्या क्या है एंड बिजनेस के कंट्रोल के बाहर कौन से इश्यूज है। ओके, सो कैन वी स्टार्ट राइटिंग? फर्स्ट विल राइट फ्रॉम माइक्रो पार्ट। तो लिखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रैकेट में इंटरनल इश्यूज डील्स, ब्रैकेट कंप्लीट, डील्स विथ फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस में हमें स्टडी करना है बिहेवियर ऑफ कस्टमर। फोरकास्टिंग में स्टडी करना है प्रेडिक्टिंग फ्यूचर।
डिमांड एनालिसिस, बिहेवियर ऑफ कस्टमर, फोरकास्टिंग, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर. What do you mean by this? बताइए, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो क्या आपको अपने जो कस्टमर्स है उनका बिहेवियर स्टडी करना जरूरी है? नहीं. ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने कस्टमर्स कौन है एंड उनका बिहेवियर समझना जरूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये जगह मेरी है, ठीक है, यहाँ आसपास बहुत सारे कॉलेजेस है. ओके, मतलब यंग पीपल लाइक यू आर देयर ओवर हियर. ओके, यहाँ पे मुझे रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, यानी फूड फैसिलिटी स्टार्ट करना है. ओके, तो बताइए मैं फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर वगैरह स्टार्ट करूं या झुनका भाकर केंद्र स्टार्ट करूं? क्या करना चाहिए मुझे? यहाँ पे सारे लोग आप जैसे लोग हो, तो आप क्या खाना पसंद करोगे? झुनका भाकर केंद्र में जाकर के झुनका भाकर खाएंगे या पिज्जा बर्गर टाइप आपको फास्ट फूड पसंद है? क्या खाएंगे? ऑब्वियसली फास्ट फूड पसंद है, राइट? झुनका भाकर, वेरी गुड. तो बट मोस्टली जो कॉलेज के, अब पार्टी सपोज आपका बर्थडे है, ठीक है, कहां पे पार्टी देंगे? सारे फ्रेंड्स का मुंह बोला झुनका भाकर केंद्र पे आएंगे. मोस्टली पार्टी देने के लिए मोस्टली आप कॉलेज के जो आपके एज के जो लोग हैं, अगर चिल आउट करने के लिए बाहर रहेंगे तो ऑब्वियसली मेस पे नहीं जाएंगे, यू विल बी गोइंग टू सम रेस्टोरेंट, राइट? तो यहाँ पे जिस लोकेलिटी में बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे जो कस्टमर्स है ये सारे यंग पीपल है, तो आई शुडंट बी स्टार्टिंग विद द मेस, आई शुड बी स्टार्टिंग विद द फास्ट फूड. बराबर? तो हमने जो डिसीजन लिया है किसके बेसिस पे? अपने कस्टमर का बिहेवियर आइडेंटिफाई करके, राइट? ऑन द कॉन्ट्री यही जगह मेरी सपोज एमआईडीसी एरिया में, ओके, एंड मुझे अगेन वहां पे फूड फैसिलिटी स्टार्ट करनी है, तो वहां पे शुड आई बी स्टार्टिंग विद द पिज्जा बर्गर रेस्टोरेंट और आई शुड बी स्टार्टिंग विद द मेस टाइप फैसिलिटी? वहां पे मेस इंपॉर्टेंट होगा ना, क्योंकि एमआईडीसी के जो सारे एम्प्लॉइज है वो दोपहर का लंच खाने के लिए पिज्जा बर्गर नहीं खाएंगे, उनको एक पूरा फूड चाहिए होगा, राइट? तो वहां पे मेस वुड बी मोर रिलेवेंट, राइट? हमने जो डिसीजन लिया है कस्टमर का बिहेवियर समझ करके लिया है. आर यू गेटिंग? देन जब आप बिजनेस कर रहे हो आपको जो डिमांड है फोरकास्ट करना भी इंपॉर्टेंट है. बराबर? कोई भी डिसीजन लेने से पहले यू शुड बी डूइंग एनालिसिस कि क्या अपना जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी, राइट? आपको नहीं लगता अगर मैंने विदाउट फोरकास्ट डिसीजन लिया है तो बिजनेस फेल हो सकता है? एक एग्जांपल बताता हूं. मेरा एक क्लाइंट था, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी. ओके, ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफिस में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इन्वेस्टमेंट किया था लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास. ओके, बहुत लैविश ऑफिस वगैरह किया था. ऑलमोस्ट 30-40 एम्प्लॉइज काम पे रखे थे. मैंने उनको पूछा आपका बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि उनका ऑडिट करना था, रिटर्न वगैरह करना था. मैंने उनसे पूछा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है. उनका मेन प्रोडक्ट, वैसे तो आउटसोर्सिंग का काम था बीपीओ टाइप, लेकिन मेन प्रोडक्ट उन्होंने क्या स्टार्ट करा था, उन्होंने एक चिप डिजाइन करी थी. ओके, उसमें क्या होगा, जैसे डेबिट कार्ड आता है ना आपका, डेबिट कार्ड में एक चिप रहता है, वैसे एक कार्ड आएगा, उसको नाम दिया था कुछ तो हेल्थ कार्ड, उसके कंपनी का नाम दे करके हेल्थ कार्ड दिया था. उसमें क्या होगा, आपके बचपन से लेकर के अब तक के सारे हेल्थ इश्यूज उसमें सेव होंगे. ओके, तो होता क्या है, सपोज अगर से मुझे कोई डिसीज हो वगैरह या कोई तबियत खराब हो तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा. अब डॉक्टर को हिस्ट्री जाननी होगी कि मुझे शुगर है या नहीं है, इससे पहले कोई हार्ट का प्रॉब्लम था या नहीं, बीपी की गोली शुरू हुई क्या नहीं, वो हिस्ट्री चाहिए होगी. तो डॉक्टर क्या करेगा, मेरे से पूछेगा कि आपका इससे पहले कोई ट्रीटमेंट हुआ है क्या नहीं, उसकी फाइल्स दिखाओ, इससे पहले आपका कोई से स्कैनिंग वगैरह किया तो उसके रिपोर्ट दिखाओ. ये डॉक्टर पूछता है नॉर्मली, जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है उससे पहले पूछता है. ओके, उस चिप में सारे अब तक के आपके हेल्थ रिकॉर्ड सेव रहेंगे. ओके, ये उनका बिजनेस मॉडल था. तो व्हाट दे आर प्रपोजिंग कि हम जाकर के लोगों को ये चिप बेचेंगे, तो उनके पास अब क्या होगा, सारा हेल्थ रिकॉर्ड जो आपके पास फाइल्स में होगा, स्कैनिंग वगैरह किया हुआ रिपोर्ट्स, ये एक डिजिटल फॉर्म में होगा. तो अब डॉक्टर आपसे पूछेगा नहीं, जैसे वो जो कार्ड था उनका, वो उनका रिसीवर भी था, स्कैन जैसे ही करेंगे आपके सारे डिटेल्स उनको मिलेंगे हेल्थ रिलेटेड. ओके, दिस वाज अ बिजनेस मॉडल एंड फॉर दैट दे ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड 3 to 4 crores एंड दे वर टारगेटिंग कि महाराष्ट्र में इतना इतना सेल होगा, कर्नाटक में इतना इतना सेल होगा, सो ऑन. मतलब ये कर्नाटक की कंपनी थी, पहले उनका टारगेट था कर्नाटक में इतना इतना सेल करना. ओके, फिर आप बताइए, जब उन्होंने बताया मुझे तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या सेल होगा. आप बताइए आपको क्या लगता है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? मैंने सपोज आपको ये प्रपोजल दिया रहता कि आप मेरे से कार्ड परचेस करो, आपका सारा डिटेल्स
इस कार्ड में से होगा एंड दे आर चार्जिंग 1500 रुपीज पर ईयर फॉर इट। ओके, हर साल आपको 1500 रुपए पे करना होगा। आप मेरे से कार्ड परचेस करेंगे नहीं करेंगे? कौन परचेस करेगा? डॉक्टर से पूछेंगे तो हम ओरली बता सकते कि मेरा शुगर कोई हिस्ट्री कि नहीं। अगर कोई स्कैन किया हुआ रिपोर्ट है तो नॉर्मली अपने पास रिपोर्ट होते है, वो दिखा सकते हैं। वो डिजिटल फॉर्मेट की जरूरत क्या है, राइट, एज ऑफ नाउ एटलीस्ट, राइट। तो मुझे ऐसे लगा कि इतना व्हाट वी कैन से एक रिलेटेबल बिजनेस नहीं है जो आगे जाके ग्रो करेगा। बट ऑब्वियसली जब ये बता रहे थे, उनके सामने तो बता नहीं सकते कि हाँ मुझे इतना नहीं लग रहा कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। ओके, अब इन्होंने 4 करोड़ जब इन्वेस्ट करा, उनके दिमाग में चल रहा था कि इतना इतना होगा। प्रॉपर क्या आपको नहीं लगता उन्होंने प्रॉपर सर्वे किया करना चाहिए था? जाकर के लोगों से पूछना चाहिए था कि अगर हम आपको ये प्रोडक्ट बेचे तो आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। उसके बेसिस पे एक एनालिसिस करना चाहिए था कि कितना एक्सपेक्टेड डिमांड होगा फ्यूचर में। ओके, सपोज डिमांड होगा 1,15,000 रुपए के हिसाब से और से 10,000 वॉटेवर 15 लाख आपका सेल्स रेवेन्यू है एक साल में। 4 करोड़ इन्वेस्ट करना, इज इट जस्टिफाइबल? अगर आप 10 साल भी बिजनेस करोगे तो भी अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली बिजनेस फेल होगा, राइट। तो जो मैंने एग्जांपल बताया एक्चुअल एग्जांपल था। ऑलमोस्ट 4 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट करा था, जितना उनको लग रहा था उतने ये प्रोडक्ट गए ही नहीं। ओके, फर्स्ट ईयर में लॉस कुछ तो हुआ 3-4 करोड़, सेकंड ईयर में क्योंकि सैलरी वगैरह यूज थी उनकी, एंड सेकंड ईयर में भी सिमिलर लॉस हुआ। अल्टीमेटली सेकंड ईयर के लॉस के बाद उन्होंने बिजनेस शटडाउन करा। रीजन क्या था शटडाउन का? रॉन्ग डिसीजन, या फोरकास्ट ना करना, ये उनका गलत डिसीजन था। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज? जब भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस का कोई भी डिसीजन ले रहे, आपको नहीं लगता फोरकास्ट करना जरूरी है? वन मोर एग्जांपल, अपनी जो क्लासरूम हुआ करती थी पहले, शाहूपुरी में क्लासेस थे। ओके, स्टेशन रोड पे अपने शाहूपुरी फर्स्ट लेन में स्टेशन रोड विनस कॉर्नर के यहाँ पे क्लासेस थे। छोटे से क्लासेस थे, ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो सकते थे उसमें। ओके, जैसे 2 क्लासेस थे। ओके, हार्डली रेंट जाता था 30,000 रुपए हमारा। ओके, हमें डिसीजन लेना था कि अब थोड़ा बड़े प्रीमाइसेस में शिफ्ट होना है। ओके, तो 30,000 रेंट से जब हमने ये प्रीमाइसेस देखा तो रेंट 30,000 से डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा था 1 लाख रुपए। ओके, आज के डेट में यहाँ ये जो प्रीमाइसेस का मंथली रेंट है 1 लाख रुपए। ओके, तो बताइए हमने विदाउट कैलकुलेशन ये डिसीजन लिया रहेगा या कुछ तो कैलकुलेशन किया रहेगा? ऑब्वियसली हमने कैलकुलेशन किया रहेगा। अब कैलकुलेशन क्या होगा? बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री हमें पता है कि फाउंडेशन में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, इंटर में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, राइट। अभी आपकी बैच नॉर्मली ये सेकेंड बैच है। फर्स्ट बैच में 12th वाले जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th अपीयर किया रहता है वो इमीडिएटली एडमिशन लेते हैं। ऑलमोस्ट नॉर्मली 100, 110, 120 के आसपास बच्चे होते हैं, राइट। अब उनको अकोमोडेट करने के लिए इतनी जगह रिक्वायर्ड है, राइट। तो उस बैच में 100, सपोज इस बैच में 50, तो 150 बच्चों का स्ट्रेंथ होगी फाउंडेशन की। सिमिलर इंटर का ग्रुप 1 ग्रुप 2, राइट। तो ऐसे 2 बैचेस होंगे। तो ये कैलकुलेशन ऐसे रिएक्ट नहीं करना है, ये कैलकुलेशन हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कैलकुलेट किया रहेगा, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया रहेगा कि 30 स्टूडेंट्स के 30,000 से 1 लाख रेंट पे करना जस्टिफाइबल है क्या नहीं, राइट। तो हमने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेडिक्ट किया था, व्हाट वाज दैट? फोरकास्टिंग ऑफ द फ्यूचर डिमांड ओनली, बराबर है कि नहीं? तो ये डिसीजन लेने से पहले कि हमें बड़ी क्लासरूम में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वी हैड डन फोरकास्टिंग। आर यू गेटिंग? तो कैन आई से इट इज एन इंटरनल इश्यू ऑफ आवर बिजनेस, राइट? हैव यू अंडरस्टूड दिस विद द एग्जांपल्स? एनालिसिस मतलब क्या? कस्टमर का बिहेवियर समझना। फोरकास्टिंग मतलब अपना फ्यूचर डिमांड कितना होगा ये एनालाइज करना। ओके, चलिए सेकेंड पॉइंट लिखिए, प्रोडक्शन and cost analysis. Production and cost analysis. Production and cost analysis. What do you mean by this? जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपका इंटरनल इशू ना कि कितने इनपुट चाहिए, रॉ मटेरियल कितना लेना है, आउटपुट कितने मैन्युफैक्चर करने हैं, ये आपका इंटरनल इशू है, राइट। सो दिस विल बी कमिंग अंडर माइक्रो पार्ट, बराबर। आपको कितना इफिशिएंसी से प्रोडक्शन करना चाहिए, दिस इज माय इंटरनल डिसीजन। सिमिलरली कॉस्ट, मेरी कॉस्ट वेरिएबल होनी चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए, ये मेरा डिसीजन होगा। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है? वैसे चैप्टर नंबर 3 में हमें डिस्कस करना है, लेकिन फिर भी नेम इटसेल्फ सजेस्ट वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? नेम इटसेल्फ सजेस्ट वेरिएबल मतलब वेरिएबल, जो कॉस्ट
जो वेरी करेगी, बराबर। जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मेरी कॉस्ट अगर बढ़ रही है, तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन सपोज मुझे मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, एक यूनिट मुझे पेन मैन्युफैक्चर करना है तो 20 रुपए का प्लास्टिक रिक्वायर्ड है। ओके, तो बताइए जितना मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूं, क्या प्लास्टिक रिक्वायरमेंट एंड प्लास्टिक पे कॉस्ट ज्यादा बढ़ता रहेगा? 1 यूनिट अगर मैन्युफैक्चर करना है तो 20 रुपए, 10 यूनिट तो 200 रुपए, 1 लाख यूनिट तो अकॉर्डिंगली 20 लाख रुपीज। जैसे जैसे यूनिट चेंज हो रहे हैं, मेरी कॉस्ट चेंज हो रही है, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ऑन द कॉन्ट्री फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ का रेंट जो मैं पे कर रहा हूं, ये फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल है? ये फिक्स्ड है ना। सपोज मेरी फैक्ट्री है, उसका रेंट है 1 लाख रुपए, तो उसमें मैं 1 यूनिट मैन्युफैक्चर करूं या 1 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर करूं, मेरा रेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। इज इट राइट? ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। तो आप जब बिजनेस कर रहे हो, आपको ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट यूज करना है या फिक्स्ड कॉस्ट यूज करना है, ये आपका डिसीजन होगा, ये आपका इंटरनल इशू होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमने बैच स्टार्ट करी थी, फर्स्ट बैच, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 2, 2 स्टूडेंट्स से हमने स्टार्ट किया था। सब पहली बैच जो हमने कंडक्ट की थी 2011 में, मैंने सीए एग्जाम दी थी, अभी तक रिजल्ट आया नहीं था, एंड मैंने सीए फाइनल की बैच स्टार्ट करी थी। 2 बच्चे थे सिर्फ। ओके, मेरा सीए क्लियर होने के बाद मेरा फर्स्ट फेलिसिटेशन मेरे बच्चों ने ही किया था, स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वो मेरे एज के थे, सिर्फ मैं क्लियर हुआ था, उनका अटेम्प्ट था। ओके, तो फर्स्ट बैच जो हमने स्टार्ट किया, वहां पे 2 बच्चे थे। मैंने क्लास कहां पे लिया था पहली बैच? मेरा एक फ्रेंड था सीए, उसके ऑफिस में, उसकी केबिन में, ठीक है, उसका केबिन था। जैसे सीए का ऑफिस अगर आपने देखा रहेगा, तो यहाँ पे सीए बैठा रहता, सामने क्लाइंट बैठे रहते थे, तो सुबह में क्लास लेता था, एंड उसका जो टेबल था, सामने 2 बच्चे, मैं यहाँ पे क्लास लेता था, ठीक है। ऐसे हमने स्टार्ट करा था। अब बताइए उस टाइम रेंट जो मुझे पे करना है, सपोज ओनर ने मुझे रेंट का ऑप्शन दिया है कि आप 10,000 रुपए पर मंथ रेंट पे करो, और जो मुझे स्टूडेंट से फीस मिलने वाली है रेवेन्यू, उसका 30% पे करो। ओके, ये ऑप्शन दिया। सपोज एक्चुअल में ऐसा ऑप्शन दिया नहीं था, जिस मैं बता रहा हूं। ओके, सपोज मुझे ओनर ने ऑप्शन दिया 10,000 पर मंथ, या जो भी मुझे फीस मिलेगी उसका 30% पे करो। मैंने क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए? 10,000 फिक्स या रेवेन्यू का 30% इनिशियल डेज में? कितना? रेवेन्यू का 30% ना, कि बस 2 स्टूडेंट्स थे, रिस्क था। सपोज 2 स्टूडेंट्स ने 10 दिन बैठ करके एडमिशन कैंसिल करा, ठीक है, तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा? 0, एंड मेरा रेंट कितना होगा? 10,000, राइट। अब तो मुझे लॉस होगा ना देन। ये 10,000 फिक्स है, राइट, ये मेरे इनकम पे डिपेंड नहीं करता, मुझे फिक्स पे करना होगा। अगर 2 स्टूडेंट्स है तो भी 10,000, 10 स्टूडेंट्स है तो भी 10,000, 0 स्टूडेंट्स है तो भी 10,000। एम आई राइट? तो यहां पे मेरी कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है। ओके, लेकिन अगर मैं 30% पे करूं तो इज इट वेरिएबल? सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की जो फीस आएगी उसका 30% पे करना होगा, राइट। क्या यहां पे लॉस होगा? नहीं होगा ना। अगर सपोज 0 स्टूडेंट्स आए तो मेरा रेंट कितना होगा? 0। एक स्टूडेंट आया, एक स्टूडेंट के लिए सपोज मैं 10,000 ले रहा हूं तो 3,000, 2 स्टूडेंट्स आए तो 20,000 रेवेन्यू, 6,000 लाइकवाइज, राइट। तो इनिशियल डेज में मैंने वेरिएबल कॉस्ट यूज किया रहेगा, राइट। आज यहां पे ऑलमोस्ट से फाउंडेशन में पूरे साल में 150 बच्चे मिनिमम होते हैं, तो अगर मुझे ओनर से पूछे कि रेवेन्यू का 30% आप मुझे पे करो एज अ रेंट, विल आई बी एक्सेप्टिंग नाउ? अब एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना मैं, क्योंकि अब मुझे पता है कि मिनिमम 150 आएंगे, मतलब अभी रिस्क नहीं है। अब 1 लाख में अगर पे करूं मंथली, ये तो फिक्स रहेगा, इसके ऊपर जो भी रेवेन्यू आएगा वो डायरेक्टली मेरा प्रॉफिट होगा, बराबर है कि नहीं। तो यहां पे अब मैं फिक्स रेंट पे शिफ्ट कर रहा हूं, राइट। मतलब क्या मैंने कॉस्ट का डिसीजन शुरुआत में वेरिएबल कॉस्ट एंड बाद में फिक्स्ड कॉस्ट पे शिफ्ट करा है? कहना है से मेरा इंटरनल डिसीजन था। आज अगर मुझे कोई पूछे कि हम वेरिएबल पे करो, इस ओनर ने मुझे कहा कि आप रेंट का, सॉरी, रेवेन्यू का 50% पे करो, आई स्टेट अवे रिजेक्ट, मैं प्रीमाइसेस चेंज करूंगा, राइट। क्योंकि अब मेरा रिस्क लेवल वो रिकवर हो चुका है। शुरुआत के टाइम मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से? तो ये कॉस्ट मेरा वेरिएबल होना चाहिए या फिक्स होना चाहिए, ये मेरा इंटरनल डिसीजन है। गेटिंग द पॉइंट? तो देयरफॉर इट इज, वी हैव रिटन इनटू इंटरनल इश्यूज। ओके, तो कॉस्ट एनालिसिस में लिख सकते हो ब्रैकेट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। देन थर्ड,
इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मेरे बिजनेस में मुझे इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना रखना है, ये मेरा इंटरनल डिसीजन होगा। मुझे ज्यादा रखना है या कम रखना है। डीमार्ट जाओ तो डीमार्ट में ऐसा कभी होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए और वो कहेंगे कि आपके हमारे पास नहीं है, तो उनके यहाँ पे अवेलेबल है, उनके पास सफिशिएंट स्टॉक रहता है, तो वो कितना स्टॉक रखना है ये उनका इंटरनल डिसीजन है, राइट। सो इट इज अ पार्ट ऑफ देयर इंटरनल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सो पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट स्ट्रक्चर and pricing policy, market structure या pricing policy, sorry, market structure and pricing policy. So depending upon market, perfect competitive market, monopoly, I can decide कि मुझे प्राइस क्या रखनी है। perfect competitive market में मैं खुद प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, जो मार्केट प्राइस देगी वो मुझे रखनी होगी। वही मोनोपोली अगर हो तो मैं प्राइस इंक्रीज कर सकता हूं, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट स्ट्रक्चर मेरी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मेरा इंटरनल डिसीजन है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट एनालिसिस, तो यहां पे इसमें लिखिए मेजरमेंट एंड management of profit under uncertainty, measurement and management of profit under uncertainty. Done. Next point, hardly 2 पॉइंट है, just will write down then will conclude, okay। next point लिखिए resource allocation, रिसोर्स अलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिसोर्स है, रिसोर्स पैसा कह सकता हूं, मेरे पास पैसा है, मुझे बिजनेस से अल्कोहलिक लीकर का शॉप ओपन करना है या एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है, ये मेरा डिसीजन होगा, इट इज माय इंटरनल डिसीजन। तो मेरा रिसोर्स मैं अल्कोहलिक लीकर के लिए से अलोकेट करूं या एग्रीकल्चर फार्मिंग करूं, ये मेरा इंटरनल डिसीजन है। हैव यू अंडरस्टूड। एंड लास्ट पॉइंट लिखिए रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, risk and uncertainty analysis we can write. What do you mean by risk and uncertainty? Risk and uncertainty difference क्या पहले? Just last point discuss करते हैं, immediately will conclude. Okay? Just tell me, is there any difference between risk and uncertainty? दोनों हम नेगेटिव एस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं कि आपको बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट करेंगे, राइट। रिस्क इज समथिंग विच वी कैन प्रेडिक्ट, ओके। अनसर्टेनिटी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ओके। तो यहां पे लिखिए रिस्क, अच्छा बुक बंद करेगा अपने, विच वी कैन प्रेडिक्ट, अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। जब आप बिजनेस कर रहे हो पॉसिबिलिटी है फायर की, राइट। तो जब टेक्नोलॉजी रिलेटेड गुड्स हो तो फायर कैन टेक प्लेस, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। कोविड का आना किसी ने प्रेडिक्ट किया था बिजनेस करने से पहले? नहीं। कल अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से सुनामी आया, क्या उसकी वजह से बिजनेस को इंपैक्ट हुआ रहेगा? यस, लेकिन वो किसी ने प्रेडिक्ट किया था क्या कि सुनामी आएगा? नहीं। तो इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो, विल कंक्लूड फॉर नाउ।